बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ारत उज़्मा का जो ओहदा उन्होंने संभाला है उसके बाद ये उनका पहला चीन का सरकारी दौरा होगा। इस दौरे का मकसद पाक चीन जो दोस्ती है उसको मज़ीद मजबूत करना और तिजारती ताउन जो है उसको मज़ीद फ़रोग़ देना है। इस दौरे के हवाले से नाज़रीन इसमें CPEC जो फ़ेज़ 2 है, चूँकि अब उसमें दाखिल होने जा रहे हैं, फिर ML1 है और दीगर जो माशी मनसूबे हैं उस हवाले से मुआहिदात भी मुतवक्के हैं। अहम मुलाकातें भी वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के दौरान जो है वो शेड्यूल हैं। इस अहम दौरे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें इस दौरे को बामकसद बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो मुतल्लका हुकाम हैं, मुतल्लका इदारे हैं, उनको हिदायत भी वाज़ेह हिदायत भी दी गई हैं। दोनों मालिक की जब हम दोस्ती की बात करते हैं नाज़रीन, तो यकीनी तौर पर वो मिसाली है और उसकी अहमियत क्या है। शहद से मीठी, हिमालय से बुलंद, ये वो टर्म्स हैं जो इन दोनों ममालिक की दोस्ती जो हर कसौटी पर पूरा उतरी है उसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है इसको इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम करार देते हुए इसके लिए एक टर्म यूज़ की है, माउंट ताई करार दिया है। तो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे की क्या अहमियत है, कितना फ्रूटफुल हो सकता है, कौन कौन से मुआहिदात मुतवक्के हैं, उस पर बात होगी। और ये जो टर्म इस्तेमाल की गई है इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या पस मंज़र है, इस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं प्रोग्राम। मेरे पैनलिस्ट मुझे इस्लामाबाद और लाहौर में ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, बाबर गौरसी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सजाद अनवर साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले शनीला, आप ही की जानिब आऊँगी मैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन अहम संग मील, ये दौरा पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी तरक्की की खुशहाली का बाइस बन सकता है आपके ख्याल में? देखें, एक तो पहले पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात हैं वो कोई आज के नहीं दहाइयों के ऊपर मुश्तमिल हैं और हर मुश्किल वक्त में चाइना पाकिस्तान की मदद करता रहा है। एग्जैक्टली। अगर हम CPEC को से ही शुरू कर लें, जो 2014 में जब आने थे उनके सदर का दौरा था, बड़ा अहम दौरा था और उस वक्त एक पार्टी ने धरना दिया हुआ था, उस दौरे को डिले किया था। उस वक्त CPEC जो था अगर उस वक्त स्टार्ट हो जाता तो उसके ज़्यादा समरात इस वक्त हम हासिल कर चुके होते, लेकिन वो उसमें रखने डाले गए। बहरहाल उस CPEC आया, स्टार्ट हुआ, उसका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। उसके बाद जो थे सनती जोन बनने थे जिसके अंदर इकॉनमी की एक्टिविटीज़ बढ़नी थी, रोज़गार के मौके ज़्यादा होने थे, पाकिस्तान में सरमायाकारी आनी थी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी होनी थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब वो जो हुकूमत जो CPEC लेके आई उसको साजिश करके हटा दिया गया। फिर एक हुकूमत जो आई, जो मुसल्लत की गई हाइब्रिड रजीम, उसने CPEC के आके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जो एक 37 जोन बनने थे वो सब काम वहीं पे ठप हो गया। जो IPPs जहाँ से हमें कोयले से सस्ती बिजली मिलनी थी, उनके रिवॉल्विंग अकाउंट नहीं बनाए गए, वो भी बंद हो गए और हमने फर्निश ऑयल का महंगी बिजली बनाने पर मजबूर हो गए और सर्कुलर डेट जो था वो बढ़ता गया। फिर जब PDM की हुकूमत आई और जो एक बात हो रही थी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, उस वक्त हमारा IMF के साथ मुआहिदा भी रुक गया हुआ था, कोई और मुल्क मदद नहीं करता। चाइना ने हमारी तब भी मदद की थी। जो हमारे कर्जे थे वो हमारे कर्जे रोल ओवर किए। चाइना बैंक से जो हमारा जब टाइम पूरा हुआ तो कर्जे दिए, तो चाइना के बैंक ने दोबारा हमें कर्जे दिए। जो हमारा डिपॉजिट था उसको चाइना की हुकूमत ने इंक्रीज किया ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़हायर जो वो बेहतर हो जाए। वो जो कंटिन्यूटी चली आ रही है, अब वो चाइना का फिर दोबारा से दौरा पे जा रहे हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब। वहाँ पे जाके फिर नए मुआहिदात उनके साथ होंगे। $15 अरब का जो कर्जा उसकी भी हम रीस्केड्यूलिंग की वहाँ पे बात होगी और उससे भी हमारी इकॉनमी को बड़ा इस्तेहकाम मिलेगा। जी अच्छा, अब समझने की देखिए चीज़ यह है कि जो चाइना है ना उसका सारा फोकस होता है इकोनॉमी के ऊपर। वो दुनिया में इस काम में नहीं पड़ा कि मैं तनाज़े में किसी में पड़ जाए, किसी जंग के अंदर पड़ जाए, वो अपनी इकोनॉमी के जरिए दुनिया को ऊपर छाना चाह रहा है। इसी तरह से देखिए जब G20 का हुआ था इजलास, चाइना ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, वो गए नहीं थे क्योंकि वो रोड एंड बेल्ट जो उनका इनिशिएटिव उन्होंने लिया वो उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को भी होगा क्योंकि उसके ज़रिए जो चाइना है पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर लगा के पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। रोड्स बनेंगे, पुल बनेंगे, आपको रेलवे के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा और चीन की रसाई होगी पाकिस्तान की बंदरगाहों तक। वहाँ से चीन की रसाई होगी आगे मशरक़ वस्ता और अफ्रीका की मंडियों तक। तो ये पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा और पाकिस्तान
जो चाइना का जो मॉडल है या जो चाइना की इनिशिएटिव उससे फायदा उठाना चाह रहे, क्योंकि पाकिस्तान भी इस वक्त इकोनॉमी को ज्यादा अहमियत दे रहा है और पाकिस्तान की सारी सफारतकारी जो है वो भी इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूम रही है कि कौन सा मुल्क है जिसके साथ हम तिजारत करके फायदा उठा सकते हैं, कौन सा मुल्क है जिसको हम सरमायाकारी के लिए रागिब करके अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी ला सकते हैं, क्योंकि जितनी इकोनॉमी में की एक्टिविटीज होंगी उतनी मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपके जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरियां मिलेंगी, लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी, खित्ते की ज़र मुबादला सुरक्षा के के लिए तब्दील हो ज़खायर जाएगी। बढ़ेंगे, उससे डॉलर की कीमत कम होगी, आपका रुपया स्ट्रेंथन होगा और मुल्क में महंगाई की कमी बिल्कुल ठीक। होगी। डॉक्टर साहब, चीनी वजारत खारजा ने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को माउंट ताई से जो है वो तशबीह दी है, इसकी मैं चाहूँगी थोड़ी सी अगर आप हिस्टोरिकल हमें इंपॉर्टेंस समझा सकें। दूसरा, इस नतीजे ये जो होने जा रहा है दौरा, उसको आप नतीजा खेज कितना देख रहे हैं, कितना फ्रूटफुल होगा? शुक्रिया नाजिया। देखिए, ये चीनियों की जो सफारतकारी के अपने अंदाज हैं और वो अपनी सफारतकारी के जो ख़ास उनका तरीक़ाकार है उसके ज़रिए वो दुनिया पर वाज़े करते हैं कि अगर कोई कहीं हम जा रहे हैं तो जो हमारे मेज़बान हैं वो कितने हमारे लिए अहम हैं, और उसी तरह से जिस तरह से हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहा है तो वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। तो आप ये देखें कि माउंट टाई का जो मामला है वो उनके यहाँ एक यानी रूहानी अहमियत है उसकी। रिवायती तौर पर जो चीन के लोग हैं उससे बड़ा उनका गैर मामूली उस पहाड़ से ताल्लुक़ है, उससे मुक़द्दस तसव्वुर करते हैं। हाँ। जी, मजहबी वाबस्तगी है उनकी, जो यानी सैकड़ों साल कदीम या हज़ारों बरस कदीम, और वो जो एक तसलसल है उनके यहाँ मुख्तलिफ पुरानी डायनेस्टीज़ का, उससे इसको जोड़ते हैं वो। तो अब उसके साथ उन्होंने जोड़ कर इस दौरे को अहमियत ज़ाहिर करने की कोशिश की है, पाकिस्तान से बाहर भी वो अनासिर जो इस पाकिस्तान और चीन के इस वेंचर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, BRI को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान। और पाकिस्तान के अंदर भी आपको याद है, अभी जिक्र किया शनीला ने कि 2018 में जब आए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई नई हुकूमतें बाज़ात ऐसा होता है कि पुरानी पॉलिसी से उनको इख्तिलाफ होता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप सरकारी प्लेटफार्म पर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर दोस्त मुल्क को, ऐसे दोस्त मुल्क को जो चीन जैसा दोस्त मुल्क हमेशा आपके अच्छे बुरे हर वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, आप उस पर शक व शुबे का इज़हार करें। ये वही लोग थे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने कहा कि चीन कोई सरमायाकारी करने के लिए, चीन हमारी मदद करने के लिए नहीं, ये तो एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यहाँ आ रही है। ये PTI के लोग थे जिन्होंने ये किया, ये उनके लिए भी एक मैसेज था। माजी में जब ये दौरा हुआ उनके सदर का, तो इस दौरे को फौलादी भाईचारा या फौलादी ब्रदरहुड उन्होंने करार दिया उसको। तो ये उसकी एक स्टाइल है चाइना की सफारतकारी का, उससे चीज़ों को वो वाजे करते हैं और इवन अपनी उनकी जो रायामा है उसको भी समझ में आती है कि उनका मुल्क जो है वो किस मुल्क को ज़्यादा अहमियत देने जा रहा है। ये तो उसका जो आप कह रही हैं ना तारीख़ी बैकग्राउंड, वो हुआ। अब आप कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये अभी आपने ख़ुद हवाला दिया है वज़ीर आज़म साहब के एक ताज़ा मीटिंग का, जिसमें उन्होंने ये पूरा एक प्लान चाकआउट किया है कि जो जो फैसले होंगे उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसके राह में कोई रुकावट कैसे नहीं पैदा होने देनी। एक तो ये बड़ा उसका गैर मामूली और अहम मामला है। दूसरे इस मौके पर मुझे कुछ दस्तावेज़ात देखने का मौका मिला है इस दौरे के ताल्लुक़ से, तो हमारा एक बहुत गैर मामूली हदफ इसमें क्या होगा, चीन के इस तजर्बे से फ़ायदा उठाना कि चीन ने अपने मुल्क में गुर्बत का कैसे ख़ात्मा किया। तो हमारे यहाँ का भी मसला हम जानते हैं कि गुर्बत एक सबसे बड़ा मसला है। तो ये आपको एजेंडा नंबर 1 ये होगा। अब ये किसी गुफ्तगू में आए, किसी एलामिये में आए या ना आए, ये आपका पहला एजेंडा है और उससे चीन की हिकमत अमली को हमने अपने हालात के मुताबिक एक स्ट्रेटजी बनानी है। इस दौरे का एक बुनियादी मकसद ये है। दूसरा, जो आपका पहला CPEC का पहला दौर था उसमें जो चीज़ें रह गई
या जो चीज़ें ख़राब कर दी गई, ML1 का था मामला, गवादर का एयरपोर्ट का भी और गवादर पोर्ट का भी जो मामला था, उसको तबाह कर दिया गया, उसको वापस लाना, और ख़ास तौर पर जो चीनी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया गया और उससे जो एक ख़राबी पैदा हुई उसका अजाला करना, ठीक है। और जो बाहमी रिश्ते हैं उनके दरमियान एतमाद और अखुवत का में मज़ीद इजाफ़ा करना, ये मामलात हैं। और इसमें कोई शुबा नहीं कि ये दौरा इंशाअल्लाह कामयाब भी होगा और पाकिस्तान की मईशत और गुर्बत के ख़ात्मे के सिलसिले में कलीदी किरदार अदा करेगा। बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, वज़ीर आज़म का दौरा चीन कितना फ्रूटफुल आपकी नज़र में ये होने जा रहा है, क्योंकि बाकायदा पूरे होमवर्क के साथ वज़ीर आज़म और उनकी टीम जो है वो इस दौरे को करने जा रहे हैं, पूरा फोकस्ड होकर उनकी टीम इस पर काम कर रही है, उससे कब्र इजलास भी हो रहे हैं, हिदायत भी दी जा रही हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस आने वाले दौरे को? लेकिन नाज़िया, ये जो दौरा है बड़ी अहमियत का हामिल है। डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में, इसको हाँ। एलेबोरेट कर दिया। इसमें मैं मज़ीद इजाफ़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये जो दौरे होते हैं ख़ासकर पे जब आप चाइना जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं जी। और अमेरिका जाते हैं या यूके जाते हैं, तो ये इसलिए भी बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं कि इसमें आपका जो फोकस होता है वो इकॉनमी होता है कि जी इकॉनमी को हमने कैसे बेहतर करना है। अब जो चाइना में जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि उनसे ये सीखना चाहिए कि उन्होंने महंगाई ख़त्म कैसे की, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और यकीनन जब हम अगर बात कर रहे हैं तो यकीनन उनकी जो टीम है उन्होंने इस पर प्रॉपर होमवर्क किया होगा कि हमने इस महंगाई से कैसे छुटकारा हासिल करना है। दूसरी बात यह है कि चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, और चाइना के बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट इसलिए हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका सबसे ट्रस्टवर्दी जो फ्रेंड है और उसको वो इकोनॉमिकली स्टेबल देखना चाहते हैं, और साथ साथ वो देखना चाहते हैं कि सिक्योरिटी वाइज भी वहाँ पे कोई ऐसे इश्यूज़ ना आए। तो इसलिए इकोनॉमी पे भी बात होगी, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे भी बात होगी, डिफेंस पे भी बात होगी, IT के शोबे में उन्होंने बहुत तरक्की की है उस पर भी बात होगी। और एक और बात जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से, जिस पे आजकल पाकिस्तान के इदारों का सबका बड़ा फोकस है, उस पर भी बात होगी। अभी आप देखेंगे जिस तरह चाइना है वो चाहता है कि जो वन बेल्ट वन रोड की जो बात कर रहे हैं हम, कि एक हो, ताकि जिस तरह आप यूरोप में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक रोड से आप जब एंटर होते हैं बेल्जियम से हॉलैंड, हॉलैंड से जर्मनी, जर्मनी से आगे आप इटली और दूसरे ममालिक में, तो वहाँ पे आपको वीज़ा फ्री है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप वहाँ पे टूरिज़म के लिए जा रहे हैं। तो चाइना की भी यही कोशिश है कि जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है वो तमाम का तमाम कनेक्ट हो जाए। और जो जिस तरह हम बात करते हैं कि बहुत से सेंट्रल एशियन स्टेट्स ऐसी हैं, इशारा रेशम, तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जिससे कि हम कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे बड़े मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, उनकी चाइना में अपनी एक बड़ी अहमियत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो शहबाज स्पीड का जो नाम दिया गया था वो भी चाइनीज़ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दिया था। तो इसलिए वो समझते हैं कि जो चाइना है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना की तरह काम करते हैं, जिस तरह हम बहुत फास्ट काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो इसलिए उनको इस हिसाब से समझा जाता है कि ये समझें कि वो ये समझते हैं कि हमारे चाइनी शायरी हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा इसलिए भी अच्छा है। दूसरा उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए, जिस तरह के हम दूसरे ममालिक जो हमारे हमसाए ममालिक हैं हम उनसे कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना एक हमारा वाहिद ऐसा दोस्त है, मजबूत दोस्त है जो हर वक्त उसको पता होता है कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन ऐसी की होती है कि वो तमाम चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो अभी आप देखेंगे अभी जो ये सेटेलाइट की जब हम बात करते हैं तो सेटेलाइट में भी आपने देखा है कि उन्होंने हमारी बड़ी भरपूर हेल्प की, और पहली दफ़ा पाकिस्तान का जो ये सेकेंड जो हमारा सेटेलाइट है वो मदार में 1-2 दिन के बाद दाखिल भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं लाहौर जाऊँ। शहबाज स्पीड का वाकया मेरी आंखों देखा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्लीज़। जी जी। ये जब ममनून हुसैन साहब सदर की हैसियत से चीन के दौरे पर गए तो उससे अगले रोज़ वज़ीर आला के तौर पर शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच गए वहाँ, और उन्होंने ममनून साहब से कहा कि आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात है और उसमें बराह करम आप ये ज़िक्र करें कि ऑरेंज ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है इसे शामिल कर दिया जाए इसमें इकनॉमिक कॉरिडोर के CPEC में। तो वहाँ जब ये बात हुई तो वो मुस्कुराए चीन के वज़ीर आज़म, और उन्होंने कहा
कि देखें, ये तो आपने कमाल की बात की, हम तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं शहबाज शरीफ साहब को, और चीन में उनके काम करने की रफ्तार को शहबाज स्पीड कहा जाता है या पंजाब स्पीड कहा जाता है। तो हम इसको रिकग्नाइज करते हैं, बहुत खुशी से इस मंसूबे को CPEC में शामिल कर देंगे। ये उसके पीछे वाक़ है। बिल्कुल ठीक, सही। नौशाद साहब, सर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अभी शनीला ने भी बात की और डॉक्टर साहब ने भी बात की है। चीन की अगर हम बात करते हैं सर, तो इस वक्त तकरीबन 60 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिसके साथ उसके इसी इनिशिएटिव के थ्रू तिजारती ताल्लुकात भी हैं, इक्तिसादी ताल्लुकात भी हैं, सरमायाकारी को भी काफ़ी वो वसी कर चुका है, वसअत दे चुका है। एक इंतहाई अहम और इकोनॉमिक पावर वो बन चुका है सर दुनिया की। हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं चीन के तजुर्बात से भी, और जिस रफ्तार से वो आगे गया है, जिस रफ्तार से उसने टेक ऑफ किया है? देखिए, चीन के मामले के ऊपर जो बेसिकली जो चीन की साइकोलॉजी है या उनका जो एजेंडा है या वो जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो शराकत दारी पर बिलीव करते हैं, वो हेजेमनी पे बिलीव नहीं करते। इसीलिए वो ये जो एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की और ख़ास तौर पर माशी तरक्की है उसकी तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब आप मिलजुल कर माशी तरक्की करते हैं तो आपकी माशरती तरक्की जो है वो उसका आउटकम होती है। इसी बुनियाद पर ये BRI का प्रोजेक्ट भी है, और इसी बुनियाद पर ये जो BRI के तहत CPEC है या इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाहे आपको तवानाई की ज़रूरियात पूरी करनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है ना तरक्की देनी हो, ये सारा उसी एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। और आपको बताऊं, मेरी जो इतलात है, जो हमारा वज़ीर आज़म साहब जो जा रहे हैं इस एक जो दौरे के अंदर, जो सबसे ज़्यादा फोकस पाकिस्तान का रहेगा वो ICT के अंदर होगा। ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें पाकिस्तान चाइना के जो इस वक्त, क्योंकि चाइना दुनिया में किसी से पीछे नहीं है ICT के जो शोबे के मुकाबले में, सो इसलिए पाकिस्तान की कोशिश ये है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे मामलात के अंदर इन्वॉल्व है जहां उसको वो एक्सपर्टीज़ चाहिए, चाहे वो डिजिटल टेररिज्म से मुतल्लिक हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक हो, चाहे वो गेटवेज का मामला हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को मज़ीद एक स्टेप आगे ले जाने का मामला हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए पावर्टी एलिवेशन हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या IT के ज़रिए आपका कम्युनिकेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने का निज़ाम हो। तो ये सारे का सारा जो निज़ाम है, ये चीन ने बहुत जैसे कहते हैं ना मौसर और बेहतर तरीके से दुनिया में डेवलप किया है। उसकी वहाँ पर जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं, उन एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए ICT वो शोबा होगा जहाँ पर पाकिस्तान का मेन फोकस है। और वज़ीर आज़म साहब वह जब जाएंगे तो वो उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाने की बात करेंगे। और हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा पोटेंशियल मौजूद है वो इसलिए भी है कि पाकिस्तान अब एक तरह का शराकती पार्टनर है चीन का। ये जो शनीला साहिबा ने जिस तरफ आपको बताया कि ये जो रूट्स डेवलप किए गए हैं और BRI का जो पाकिस्तान हिस्सा बनता है, तो फिर ये जो ट्रेड रूट के होने के नाते अल्टीमेटली पाकिस्तान उसमें से एक डेस्टिनेशन है। तो जितनी भी यहाँ पर जो आमदोरफ्त है उसका जो भी फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान ही को होगा। और इसके साथ साथ इस आमदोरफ्त को इंश्योर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो CPEC की शक्ल में पहले फेज़ की शक्ल में आई। अब CPEC का फ़ेज़ 2 जिस वक्त गेयर अप हो जाएगा, अगर वो फुली प्रैक्टिकली और अपने टाइम के साथ कंप्लीट होता है, हमने तो फेज़ 1 की भी थोड़ी सी स्पीड तेज़ करके उसको कोशिश की है कि उसका टाइम जो है वो उसको मैच कर लिया जाए और फेज़ 2 जो है वो अपने टाइम पर कंप्लीट हो। तो अल्टीमेटली उसके बाद आपके पास बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड से रिलेटेड भी मौजूद होगा, और उसके नतीजे में जो आपके इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, हमने मुख्तलिफ इकनॉमिक जोन्स आइडेंटिफाई किए थे CPEC के अंदर कि ये इंडस्ट्री जो है चाइना से यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हो, हमारी लेबर जो है उसमें वो खप जाए और उससे लोगों को रोज़गार मिले। तो इसके साथ साथ जो ये मैंने आपको एक ख़ास फोकस बताया है ICT का, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, और उसके लिए जो है वो चीन की मदद ली जाएगी। उससे पहले हमने इसी एक पर्सपेक्टिव के अंदर UAE का भी दौरा किया है। UAE में भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो हमें वहाँ पर एक ऐसा हब डेवलप पाकिस्तान को हो जाए कि जो चीज़ें बराह रास्त पाकिस्तान नहीं कर पाता वो बजरिया UAE करे, और उसका जो एडवांस सिस्टम है और जो उसके अंदर जो बाकी दीगर चीज़ें चाहिए पाकिस्तान को, जो कंपोनेंट्स मिसिंग हैं, वो सारे के सारे हम चाहते हैं कि चीन से हमें मुहैया कर दिए जाए, ताकि हम जो आज की लेटेस्ट दुनिया है या हमारी कमिंग जनरेशन्स हैं उनके लिए उन चीज़ों की बुनियाद रख दें जिन पर खड़ा होकर आप रिवायती तरीक़ों से हट कर
और तेज़ रफ्तार तरक्की जो है, तेज़ रफ्तार माशी जो अहदाफ हैं उनको तेज़ रफ्तारी से आप जो हासिल कर सकें। ठीक है सजाद साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। फेज 1 के बाद अब हम फेज 2 में दाखिल हो रहे हैं। बीच में यकीनी तौर पे एक गैप भी आया, स्लम भी आया, लेकिन बहरहाल अब हम फेज 2 में दाखिल हो रहे हैं। तो जिस माशी तरक्की की अहदाफ की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी नौशाद साहब ने भी किया, उसके लिए क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है कि फेज 2 अब किसी भी तौर डिले का शिकार ना हो, और जिस समत में हुकूमत हमें जाती हुई नजर आ रही है कि मुल्क में जो है वो खुशहाली हो और पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, उसके लिए कितना जरूरी है कि हर चीज बर वक्त हो? जी ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखें कि जैसे दोस्तों ने कहा, जैसे कहा गया चाइना की तरफ से कि पाकिस्तान चाइना के रिलेशन जो है माउंट ऑफ टाई हैं, और पाकिस्तान में तो ये बहुत मशहूर है मकूला कि हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा और शहद से मीठा रिश्ता है पाकिस्तान और चाइना का। चाइना ने अब तक तो पाकिस्तान की हर मौके पे मदद की है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह की तो वो मौजूद होते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब वहाँ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब एक अच्छा अपने साथ एक प्लान लेकर जा रहे हैं बिज़नेस का, ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब का ये जो प्रोग्राम, ये जो विज़िट है वो कामयाब होगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, देखें 2014 से आप ट्रेस करें ना, अब तक 10 साल हो गए हैं। 10 साल में हमने इस जो सी पैक का जो प्रोजेक्ट था उसको इतना स्लो डाउन कर दिया कि वो पहला फेज़ ही कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। ये जो गवादर है उसने हाईटेक सिटी बनना था इस सारे यानी डेवलपमेंट के नतीजे में, और वो अभी तक ग्वादर की डेवलपमेंट, उसकी एयरपोर्ट, उसका पोर्ट, वो भी अभी तक डेवलप हो रहा है। सिक्योरिटी के मसाइल दरमियान में, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन दरमियान में ऐसी आई कि 14 से लेकर अब तक मुझे तो ये लग रहा है कि एक पॉलिटिकल फोर्स को इंडक्ट किया गया बाकायदा सी पैक और पाक चाइना रिलेशंस को तबाह करने के लिए, और वो काम अभी तक भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा। देखें ये सारी बातें अपनी जगह पे, अच्छे ताल्लुकात, अच्छे अल्फाज का तबादला, लेकिन आप देखें कि जो इकॉनमी होती है ना वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। आज भारत जो है उसको वेस्ट और अमेरिका जो है वो चाइना कर्टेल पॉलिसी के तौर पे उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है चाइना के ख़िलाफ़। लेकिन आप देखें कि भारत जो कि जिसका कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चाइना के साथ, इसके बावजूद उनकी 136 बिलियन डॉलर की सालाना ट्रेड है, और पाकिस्तान जो कि दिल समझता है चाइना को अपना और चाइना पाकिस्तान को समझता है, हमारी सिर्फ 26.9 अरब डॉलर की ट्रेड है। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को अपने आप को, जो आपने कहा, तैयारी करनी होगी। हमारा जो ट्रेड सेक्टर है उसको फोकस करना होगा चाइना के हवाले से। और अभी तक तो हमें, मैं समझता हूँ, कई फ्रंट्स पे नुकसान हुआ है। हमारे जितने प्रोडक्शन के अदारे थे, यहाँ पे पैदावारी अदारे थे, उन्होंने देखा यहाँ पे बिजली और गैस की लागत चूँकि ज़्यादा है तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन सेंटर चाइना में शिफ्ट कर दिए, और यहाँ हमारे लोग बेरोज़गार हो गए। वहाँ से एक एंड प्रोडक्ट आती है कंप्लीट होके और यहाँ हमारे शोरूम्स में बिक जाती है। तो बेसिकली ज़रूरत है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो शानदार रिश्ता है उसको शानदार इकोनॉमी में कैसे बदलना है, उसमें हम अभी तक इतने कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह करे ये विजिट का हमें यकीनी तौर पे बहुत सूरत के साथ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे भी आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की जानिब हम जाएंगे और हम बात कर रहे होते हैं अक्सर मईशत के हवाले से और अच्छी अच्छी खबरों के हवाले से जो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे होते हैं। कल भी आपके कानों ने एक बड़ी अच्छी खबर सुनी होगी, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म ने भी ये बात कही कि मौजूदा हुकूमत की जो आवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं उसके नताइज अब आना शुरू हो गए हैं और मौशी इस्तेहकाम जो है उसी की वजह से हम अब देख रहे हैं।
और एक अच्छी खबर जो कल हमें सुनने को मिली वो ये कि 2 माह के अरसे के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में जो है वो चौथी दफ़ा कमी की गई है और ये सिलसिला जो है आवाम को रिलीफ देने का ये यकीनी तौर पर जारी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो महंगाई की शरह में भी यकीनी तौर पर मुसलसल जो है वो हमें कमी वाक़ई होती हुई नज़र आ रही है। यकीनी तौर पर जब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो आवाम की दस्तरस में चीज़ें होंगी तो गरीब आदमी भी सुख का सांस ले सकेगा। महंगाई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो भी बहुत खुशाइंद है, जिसमें बताया जा रहा है कि महंगाई की शरह 37% से कम होकर अब 17 पर आ गई है और ये कवी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला आगे ये शरह मज़ीद कम होती हुई हमें नज़र भी आएगी। माशी तौर पर हम इंशाअल्लाह ताला अपने एक अच्छे सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मज़ीद चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। 2 माह में हम देख रहे हैं कि चौथी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी है। क्या ये कमी पहले से कम होती हुई महंगाई की शरह में मज़ीद कमी का बाइस बनेगी? देखें, बिल्कुल ज़रूर बनेगी और ये बात हमने बड़ी दफ़ा कही है और पहले भी जब पेट्रोल की कीमत कम हुई थी तो उस वक्त भी हमने बात की थी कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो नवाज़ लीग की हुकूमत है, अगर आप देखें तो उनकी सियासत, उनके मंशूर का जो सबसे बड़ा एजेंडा होता है वो हमेशा यही होता है कि हमने महंगाई कम करनी है और वो उसी के ऊपर जो है वो कारबंद रहते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं जिससे कि महंगाई कम हो और जो गरीब हैं उनका भला हो। बदकिस्मती से एक पीछे एक वज़ीर आज़म भी थे जो ये कहते होते थे कि मैं आलू टमाटर की कीमत, प्याज की कीमतें कम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो एक कौम बनाने के लिए आया हूँ। फिर कौम बनाने के लिए अंडे, कट्टे और मुर्गियों की सनतों के पीछे उनको लगा दिया गया था। लेकिन ये जो हुकूमत है इनकी पॉलिसीज़ ऐसी होती है कि जिससे वाकई वो अंडे मुर्गियाँ जो होती है ना आवाम की कुव्वत ख़रीद में आना शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ दिनों में ही एक सर्वे भी आया है, देखिए उसमें भी खुशाइन चीज़ जो हमारे सामने आई, इप्सोस का जो सर्वे है जी बिल्कुल, कि जो हुकूमती सिमत को दुरुस्त समझने वाले जो लोग हैं उनके में 4% इजाफा हुआ है। कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि 2-3 महीनों की हुकूमती कारकर्दगी में के बाद ये इजाफा इसमें होना शुरू हो गया। बल्कि जो लोग ये समझते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मसला, उनकी तादाद 34% रह गई, जो पिछले 3 सालों में सबसे कम तादाद है। वरना ये जो मैं पीटीआई की जो हुकूमत की बात कर रही हूँ उनका हमेशा से ये शोर रहता था कि नहीं जी महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसी वजह से उन्हीं की पॉलिसीज़ की वजह से जो खत गुर्बत से नीचे जो लोग नीचे गए उनकी तादाद बढ़ गई थी। तो 34% पे आ गई है उन लोगों की तादाद, बल्कि 10% उन लोगों की भी तादाद बढ़ गई जो समझ रहे कि हम अपनी सेविंग अप कर सकते हैं और 4% उन लोगों की भी तादाद बढ़ गई है जो समझते हैं कि अब हमारी जॉब्स जो हैं वो महफूज हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि अगर आवाम का हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर एतमाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए तो ये इससे पता चल जाता है कि हुकूमत की जो डायरेक्शन है बिल्कुल ठीक है। और नवाज लीग की पॉलिसीज हमेशा से रही हैं, ये जो अब 37 से 17% पे आना, 20% की कमी महंगाई के अंदर हो जाना 3-4 महीनों के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। वो महंगाई जो 45% पे चली गई थी, फिर 37 पे आई, 37 से अब 17 पे आई और जो नवाज लीग का अपना मंशूर है उसमें यही है कि रवा माली साल में वो 10% पे जाएगी और जो 5 साल की वो अपनी हुकूमत का उन्होंने टारगेट सेट किया वो ये किया कि हमने इसको 5% से नीचे लेकर आना, यानी कि जहां पे उन्होंने 2018 में इसको छोड़ा था 2% के ऊपर, जो फूड इन्फ्लेशन 2% थी, ओवरऑल जो आपकी इन्फ्लेशन थी वो 5% थी। तो अब जिस तरह वो जा रहे हैं लग यही रहा है कि आगे आके मजीद महंगाई में कमी होगी। और जब नवाशी साहब कैंपेन चलाते थे तो उनकी कैंपेन का भी महवर यही होता था कि महंगाई कम करनी, बल्कि याद होगा कि एक छोटा बच्चा था उनके जलसे में आया हुआ था तो किसी एंकर ने उनसे पूछा था कि ये क्यों आए इसके जलसे में, ये क्या करता है, तो उसने कहा था ये आटा कम की कीमत कम करता है। और वो आटे की कीमत वाकई 2-3 महीनों के अंदर उन्होंने कम करके दिखा दी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हुकूमती काविशें, हुकूमती एफर्ट ये हमें नज़र भी आ रही है। जिस तरह शनीरा ने कहा कि अभी 2.5-3 माह भी नहीं हुए लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथी बार कमी, ये हुकूमती अज़्म को जाहिर करती है और आवाम के एतमाद को भी, आपके ख्याल में, कि जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिस सर्वे का हवाला भी दिया अभी जी अफसोस का, जी आप दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा, आपको मैं ज़रा सा एक मवाजना तुर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ करना चाहता हूँ महंगाई के रेफरेंस। ज़रूर। तुर्की में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है 200% और जाहिर है कि उससे वहाँ के आवाम के लिए मसाइल बहुत पैदा हो गए। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर खलील तौकार, वो आजकल इस्लामाबाद में है किसी असाइनमेंट पर, क्या कहते हैं, सकाफ़ती एक असाइनमेंट पर हैं वो। तो वो ये कहते हैं कि जब हम वहाँ से आने लगते हैं तो तय करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं ख़रीदना, पाकिस्तान में जाके ख़रीदारी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अवाम में ज़ाहिर है परेशानी मौजूद है, मायूसी नहीं है,
मायूसी इसलिए नहीं है, वो कहते हैं कि हम ये आदी हैं, हमें ये मालूम है कि ये हमारी कौम पर ये आजमाइश का वक्त है, अगर हम इसमें साबित कदम नहीं रहेंगे तो ये महंगाई और बढ़ जाएगी। तो अब एक तो ये है कि हमारे यहाँ महंगाई जो 45% 50% के करीब थी वो 17% पे आ गई है, तो इसको ज़रूर तकाबुल करना चाहिए। अच्छा, एक और तकाबुल मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जब तुर्की के लोग देखते हैं कि तैयब एर्दोआन का दौर तवील दौर है और इससे पहले का दौर, वो ये कहते हैं कि हम जब जूता पहनते थे तो दूसरा जूता खरीदने की हमारे पास सकत नहीं होती थी, जो तलवा था वो फट जाता था, हम गत्ते रख के चलते थे। ये हालत थी गुर्बत की, और इस दौर में हमें ये मिला है, और ये हमें अगर नुकसान हो रहा है तो ये हमारी जुर्रतमंदी की वजह से ये आलमी दबाव का शिकार हैं। तो एक तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो महंगाई है वो एक साजिश के ज़रिए एक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए हुई थी, उससे हम निकल रहे हैं। तो ये उसका ख़ास पहलू है जो हमें सामने रखना चाहिए, और अगर कोई हुकूमत या कोई आपको लीडरशिप उसका सामना करते हुए नज़र आ रही है, जिसने माजी में आपको एक इकनॉमिक कॉरिडोर लेके दिया, मोटरवेज बनाई और तरक्की का रास्ता खोला, अब फिर वो उसी रास्ते पर है, वो उसी तरह से आपके यहाँ वो लेके आ रही है, सरमायाकारी लाना चाह रही है, और उसी का नतीजा ये है कि आप वो देखें सऊदी अरब, अमारात, चाइना, और चाइना के साथ तो जो मामला, तो उसके नतीजे में आपके यहाँ ये बेहतर सूरत हाल पैदा हो रही है। और जब ये एजेंडा अगले 1-1.5 बरस में मुकम्मल हो जाएगा तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके नतीजे में हमारी मुआशी सूरत हाल कितनी बेहतर होगी और जो हम पर दबाव है उसमें कितनी कमी वाक़ई होगी। बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं जो हुकूमत की आवाम दोस्त माशी पॉलिसीज़ हैं जिसमें वो चाहती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, उसका अब असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर आना शुरू हो गया है कि उसकी ज़िंदगी सहल हो रही है, क्योंकि यकीनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का कम होना बाकी चीज़ों पर भी असरअंदाज होता है? जी बिल्कुल, जिस तरह आप महंगाई की शरह की बात करते हैं तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात की है कि अगर हम तुर्किया के साथ कंपैरिजन करें तो फिर तो हमारी जो आवाम है उनके ऊपर तो कोई महंगाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि जो महंगाई की शरह है वो अच्छी खासी कम हुई है। 37 से 17 तक आना, मतलब जो चीज़ें जिनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, सबसे मुश्किल काम ये होता है कि उनकी कीमतों को रिवर्स करना। ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, और जो प्रोड्यूसर होता है और जो बायर होता है उनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। उस गैप को ख़त्म करने के लिए बहुत तगोदो करनी पड़ती है, लेकिन ये क्रेडिट आप हुकूमत को दें, और जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसको किया है। और ये बेहतर जो आप देखते हैं कि जो मैनेजमेंट की है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, ताकि आम आदमी को इसका रिलीफ मिले। और आम आदमी की जब हम बात करते हैं तो हम उन लोगों की बात नहीं करते कि जो कि लाखों में सैलरीज लेते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो मिनिमम वेज ले रहा है, यानी कि 37,000 या 50 के अंदर हो रही है बात, उनकी हम महंगाई की बात करते हैं। बाकी जो ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं या कमा रहे होते हैं उनके ऊपर तो महंगाई का असर ही नहीं होता, वो कम हो या ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आम आदमी को देखेंगे जब ऑयल की जितनी भी प्राइसेस कम होती हैं, एक तो किराए कम हो जाते हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन सारी जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों के ज़रिए होती है और दूसरे जो भी ज़राए हैं, तो उसमें चूँकि फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो फ्यूल की कीमत जैसे ही कम होती है तो फिर आप देखते हैं कि जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिसमें कि हम फूड आइटम्स भी हैं, उनकी कीमतों में भी वाज़ेह कमी हो रही है। हाँ। और आप देखेंगे जब ग्रॉसरी करने के लिए आम आदमी जाता है तो जहाँ पे उसके 20,000 खर्च होते थे, आज 12 से 15,000 तक आ गए, यानी कि 5-6 हज़ार का अच्छा खासा आपको फ़ायदा होता है। तो इसलिए जो माशी पॉलिसीज़ हैं उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और ये इम्पैक्ट हम ये नहीं कहते कि ये स्टेट बैंक कह रहा है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रही है। आप दुनिया के जो फाइनेंशियल जितने भी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक देख लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लें, इसके साथ साथ आप जो रिपोर्ट्स हैं इसकी यूनाइटेड नेशंस की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुताल्लिक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की हैं, और जितने भी लोग जो हैं फाइनेंस से मुताल्लिक लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अरसे के बाद जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि 2017 के बाद अब इकॉनमी जो है बेहतर होने की कोशिश कर रही है, और इसके वाज़ेह इशारे हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें सबसे मेन जो इशारिया ये है कि जो
लोगों का एतमाद है, जो दुनिया के, जिस डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत से ममालिक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एतमाद है। IMF की रिपोर्ट देख लें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो अगले 2-3 साल में जो 2013-14 में थी, 15 में थी, वहाँ पर पहुँच जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, सर मौशी पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट की बात की है बाबर गौरसी साहब ने, तो यकीनी तौर पे मौशी पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट उस वक्त तक रहेगा जब तक वो तसलसल रहेगा उस पॉलिसीज़ में ना। तो हम पास में देखते रहे हैं कि मौशी पॉलिसीज़ में हमें तसलसल नज़र नहीं आता, लेकिन हुकूमत ने अब एक डायरेक्शन सेट कर दी है, एक रास्ता बना दिया है। आपको क्या लगता है सर, इसका तसलसल किस हद तक ज़रूरी है ताकि जो गरीब बंदा है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर उस पर बोझ ना पड़े सर, क्योंकि वो वैसे ही अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये तसलसल बहुत ज़रूरी है। और ये शनीला साहबा ने दुरुस्त कहा कि इन 3 महीनों में अगर महंगाई की शरह जो है वो उसमें तकरीबन कोई 15-20% कमी आई है, तो कोई वईद नहीं कि वापस 2018 वाली जगह पे सिंगल डिजिट में आपकी चली जाए ये महंगाई की शरह। तो ये तो उम्मीद की जा सकती है कि ये तसलसल जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों ने बात की चाइना, तुर्किया की या दूसरे मुल्कों की, तो उनकी GDP और पाकिस्तान की GDP में बहुत फ़र्क है। हम $450 अरब पे खड़े हैं, वो $900 अरब पे तुर्किया है। तो जहाँ पे आम आदमी की आमदनी और बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाए, वहाँ पे कम महंगाई भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो पाकिस्तान में मौके पैदा करने पड़ेंगे हमें रोज़गार के, और महंगाई को कर्ब करने के लिए नई पॉलिसीज़ भी देनी पड़ेंगी। और हुकूमती ये जो एक गवर्नेंस सिस्टम के ज़रिए महंगाई को कम किया जा रहा है, ये सिलसिला भी अगर जारी रहेगा तो फिर हम ये हदफ पूरा कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त समत में जा रही है गवर्नमेंट और वज़ीर ख़जाना और उनकी पूरी टीम, और जिस तरीके से अब टैक्स कलेक्शन के लिए नए ज़राए पैदा किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की GDP में भी इजाफा होगा, जैसा गौरसी साहब ने कहा, महंगाई में भी कमी होगी और आम आदमी को थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। अभी भी मैं समझता हूँ कि 2 महीने में जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, ग्रॉसरी की बात चीज़ों की में कमी आई है, हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि कारों की कीमतों में कमी आई है, मोबाइल्स जो आम आदमी इस्तेमाल करता है उनकी कीमतों में कमी आई, तो बड़े पैमाने पे एक कमी हमें नज़र आ रही है। और ये तसलसल अगर अगले 4 साल तक जारी रहता है तो ये इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। साहब, मईशत के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जो असरात आवाम पर उसका इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट की जो हम बात करते हैं, माशी समत को जो आप देख रहे हैं सर, उसमें आपकी नज़र में 3-4 ऐसी क्या मेन पॉइंट्स हैं कि अगर उस पर हमारा फोकस रहे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ सकता है मईशत के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे अहम मामला होता है वो ये होता है कि आप अपने खसारे को, जो मजमूई खसारा है, जो आपका माली खसारा है, उसको कंट्रोल में रखें, चाहे वो तजारती हो या दीगर मामलात हों। ये जो माली खसारा है, इसकी मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसी में डेट मैनेजमेंट आ जाती है और दीगर जो माशी इशारे हैं वो आ जाते हैं। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि देखिए, जब आप किसी मुल्क को चला रहे हैं तो ये बात है बजट से रिलेटेड, लेकिन बजट के अलावा भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है वो ये है कि आपने आगे तरक्की करनी है, उसके लिए आपने डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट का बजट, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो लोकल सतह पे आए, चाहे वो इंटरनेशनल हो। इंटरनेशनल होती है तो उसका बहुत इम्पैक्ट इसलिए भी आता है कि हमारी जो करेंसी पैरिटी है, दैट मैटर्स अ लॉट। डॉलर चूंकि बहुत महंगा है, इसलिए फिर उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो उसका बेनिफिट जो है वो आपको उसकी तरफ ज़्यादा आता है। दूसरी है सरमायाकारी, और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पहलू रहता है वो है आपकी बरामदात। जितना ज़्यादा आप अपनी बरामदात को बढ़ाएंगे उतना आपके पास जो फिस्कल स्पेस है वो डेवलप होगी, क्योंकि आप डॉलर की शक्ल में जब उनको दुनिया भर में बेचेंगे तो आपको एक ऐसा रेशो ऑफ प्रॉफिट डेवलप होता है आपके पास जो आपको लोकल मार्केट में सेल करके नहीं होता। सो ये 2-3 बड़े एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। और चौथा जो मामला है वो है गवर्नेंस से रिलेटेड, और गवर्नेंस वो एरिया है जिसके अंदर हुकूमतें अगर काम कर रही है, जिस तरह ये देखिए, ये 3-4 माह के अंदर आपके यहाँ जो इंपॉर्टेंट इस हुकूमत का कारनामा है वो ये है कि ये जितनी भी जो महंगाई में कमी है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप 37% की बात करते हुए अब आप 17% की बात कर रहे हैं, तो आपने आधे से ज़्यादा 3 माह के अंदर कमी की है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गवर्नेंस है, जिसका मेजर एरिया फिस्कल मैनेजमेंट भी है, और आम आदमी को जो चीज़ पहुंचानी है जिसमें गवर्नेंस आती है, और आप मार्केट कमेटियां हो, चाहे आपका उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। हमने पंजाब में आप देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। वो जो डबरोटी
और वो बेकरी आइटम्स थी वो कम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बात नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर भी बात की गई कि इसको कम करें। फिर आपकी तमाम तर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनके ऊपर फोकस करके उनकी कीमतें कम कराने की कोशिश की जा रही है। हमने माजी में देखा था कि पेट्रोल कम भी हो जाए तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होती थी, अब कोशिश की जा रही है कि नौशाद साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। राजीन, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नाज़िर खान को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।